नमस्कार छात्रों, एक अंतराल के पश्चात फिर से ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछली बार हमने जितने वीडियोज अपलोड किए थे उनमें अपने सिलेबस के हिसाब से हम एक एक विषय को लेकर एक एक अध्याय को लेकर हमने अध्ययन प्रारंभ किया था। उसी कड़ी को फिर से आगे बढ़ाते हुए हम आज एक और अध्याय को यहाँ पर प्रारंभ करने जा रहे हैं जो लॉर्ड लिटन से संबंधित है। छात्रों, आज हम चर्चा करेंगे लॉर्ड लिटन भारत के वायसराय के बारे में, जो 1876 से लगाकर 1880 ईस्वी तक भारत के वायसराय के रूप में यहाँ पर रहा। लिटन का नाम आते ही हमारे दिमाग में जो एक बात आती है कि लिटन भारत में कई सारे वायसराय हुए हैं, लेकिन लिटन का जब नाम आता है तब हमारे सामने एक ऐसे व्यक्ति का चरित्र दिमाग में आता है जो भारत के लिए बहुत ही एक प्रतिक्रियावादी व्यक्ति था, जिसके जो कार्य हुए हैं हम आगे इसमें चर्चा करेंगे, वह कार्य पूर्णतः प्रतिक्रियावादी कार्य माने जाते हैं। लिटन जो उस समय ब्रिटेन में डिज़रेली की रूढ़िवादी सरकार थी, उस सरकार के द्वारा लिटन की नियुक्ति भारत में वायसराय के पद पर की गई थी। लिटन भारत में वायसराय बनकर आया 1776 से 1780, लगभग 5 साल तक वह भारत में रहा। अगर हम व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो लिटन एक बहुत बड़ा लेखक, एक कवि के रूप में भी जाना जाता है, एक प्रसिद्ध उपन्यासकार, एक निबंध लेखक, जिस साहित्य के इतिहास में वह ओवन मेरिडिथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। लेकिन एक वायसराय के कार्यकाल के रूप में अगर हम भारत में इसके कार्यों की चर्चा करें तो कुछ बिंदुओं के आधार पर हम इसकी चर्चा कर सकते हैं और कह सकते हैं कि लिटन ने भारत में जो भी कार्य किए उसने उन कार्यों से भारतीयों के मन में एक रोष, एक आक्रोश, या हम कह सकते हैं कि आगे आने वाले समय में एक राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने का प्रयास किया। नंबर 1 हम बात करें अबाध व्यापार, जिसको हम फ्री ट्रेड भी कह सकते हैं। उस समय जो इंग्लैंड में एक उभरता हुआ देश बन रहा था, वहाँ के व्यापारियों, विशेषकर लंकाशायर के व्यापारियों के लिए भारत में जो एक व्यापार के क्षेत्र में एक विकास हो रहा था कि भारत में भी फैक्ट्रियाँ खुल रही थी, ये उन लोगों को पसंद नहीं आ रहा था। उनको अपनी फैक्ट्रियों के लिए भारत से कच्चा माल चाहिए था, जिस पर यहाँ पर शुल्क लगा रखा था। उन लोगों ने वहाँ की सरकार पर दबाव बनाकर यह शुल्क हटाने के लिए कोशिश करके एक फ्री ट्रेड के रूप में उन्होंने दबाव बनाने की कोशिश की। चूँकि लंकाशायर के वोट वहाँ की सरकार के लिए इम्पोर्टेंट थे, इसलिए वहाँ की सरकार ने लिटन को इस कार्य को करने के लिए कहा और लिटन ने भारत के व्यापार को चोट पहुंचाते हुए विभिन्न वस्तु, लगभग 29 वस्तुओं पर, जिसमें चीनी, लट्ठा और कई ऐसे प्रकार के कपड़े शामिल थे जो कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होते थे, उन पर आयात शुल्क उसके द्वारा हटा दिया गया। इसके पश्चात 1879 ईस्वी में मोटे विदेशी कपड़े पर भी शुल्क समाप्त कर दिया गया, तो जिससे भारतीय जो कच्चा माल था वो सारा कच्चा माल ब्रिटेन जाने लगा। नंबर 2, वित्तीय सुधारों की अगर हम बात करें लॉर्ड लिटन के काल की, तो लॉर्ड मेयो के द्वारा भारत में जो वित्तीय सुधार के कार्य प्रारंभ किए गए थे वो लिटन ने भी जारी रखे। यहाँ की प्रांतीय सरकारों को जो वहाँ की प्रांतीय सेवाएं थी, उन सेवाओं जैसे भूमि कर है, उत्पादन कर है, आबकारी है, टिकटें हैं, साधारण कानून की व्यवस्था, इन सब के लिए वहाँ का जो वित्तीय मैटर था, या जिसको हम कह सकते हैं आर्थिक व्यवस्था थी, उसकी जिम्मेदारी उन प्रांतीय सरकारों को ही सौंप दी गई कि वहाँ से ही उनका जो इनकम है वो वहीं पर उपयोग में लाई जा सके। इसके बावजूद, अगर खर्चे के बावजूद अगर
जो इनकम है वो सरप्लस हो जाती थी तो वो राज्य और केंद्र सरकार आपस में 50-50% बांट लेते थे, और अगर कहीं पर हानि होती थी तो उस हानि का भी भरपाई 50-50% केंद्र और राज्यों के द्वारा की जाती थी। तो इस प्रकार एक वित्तीय सुधार के क्षेत्र में भी लिटन के द्वारा प्रयोग किए गए। जो सबसे बड़ी बात एक लिटन के कार्यकाल की हमें देखने को मिलती है, इसके काल में बहुत बड़ा भयंकर अकाल पड़ा 1876 से 1878, लगभग 2 साल तक इस अकाल का प्रभाव देखने को मिलता है। इस अकाल से सबसे ज्यादा प्रभावित जो क्षेत्र थे वह बंबई, मैसूर, हैदराबाद, मध्य भारत के कुछ भाग, पंजाब के क्षेत्रों में हमें इसका असर देखने को मिलता है, और लगभग ये मान के चलिए लगभग 2.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में इस अकाल का प्रभाव नजर आता है, और साथ ही लगभग 50 लाख लोग, एक अनुमान बताया जाता है कि 50 लाख लोग एक वर्ष में भूख से मर गए थे। जो सबसे बड़ी बात थी वो थी कि लिटन के नेतृत्व में सरकार इस स्थिति से निपटने में बिल्कुल विफल रही, और उन्होंने इस अकाल में कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिससे यहाँ की जनता को कोई सहूलियत मिल सके। कुछ समय बाद स्ट्रेची की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया गया जिसको स्ट्रेची आयोग का नाम दिया जाता है, जिसने ये सुझाव दिए कि निर्धन लोगों को जो है वो सरकारी सहायता दी जाए, और जो सही लोग हैं, जो शारीरिक रूप से सक्षम लोग हैं, उनको एक तरह से उत्पादक कार्य करने के लिए, नौकरी करने के लिए प्रेरित किया जाए, उनको मजदूरी मेहनत करने के लिए प्रेरित किया जाए। स्ट्रेची आयोग का सुझाव उसके द्वारा दिया गया। एक जो सबसे प्रतिक्रियावादी कार्य अगला हम देखते हैं, ब्रिटेन में तत्कालीन महारानी को राज उपाधि देने के लिए एक अधिनियम पारित किया गया। उस राज उपाधि के लिए जनवरी 1877 में लॉर्ड लिटन ने दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन किया। ऐसे समय में, जिस समय में भारत में अकाल पड़ा हुआ था, ऐसे समय में एक भव्य दरबार का आयोजन करना किसी भी तरह से भारतीयों के लिए गले उतरने वाली बात नहीं थी, लेकिन भयंकर विरोध के बावजूद भी करोड़ों रुपया इस दिल्ली दरबार में व्यय किया गया, सिर्फ उस समय की महारानी को एक उपाधि देने के लिए। और कलकत्ता की एक पत्रिका ने एक बड़े सटीक शब्दों में इसका वर्णन किया कि जब रोम जल रहा था तब नीरो बांसुरी बजा रहा था। तो छात्रों, इस प्रकार के कार्य लिटन के द्वारा किए जा रहे थे। कुछ कार्य और हैं जो अगले वीडियो में हम इस पर चर्चा करेंगे। आप लोग पुस्तकें पढ़िए और इन चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद।